सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया यानी हमारा प्यारा भारत कभी अंटार्कटिका या अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, या फिर हमारे हिमालयास की ऊंचाई हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ रही है। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे साइंटिस्ट द्वारा हाल ही में खोजे गए दुनिया के 8वें कॉन्टिनेंट के बारे में। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू थिंको। कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप। कॉन्टिनेंट ये शब्द लैटिन वर्ड टेरा कॉन्टिनेंट से आया है, जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस या फिर कनेक्टेड लैंड्स। आसान भाषा में जनरली कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप जमीन का बहुत बड़ा क्षेत्र या भाग है, जिसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से हम पहचान सकते हैं। इन्हीं कॉन्टिनेंट्स पर दुनिया के तमाम देश बसे हैं। हम जानते हैं दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया एक देश के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। ये दुनिया के बड़े बड़े लैंड मासेस है जो समुद्रों से अलग है। इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सभी कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही सिंगल लैंडमास का हिस्सा थे या फिर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसके लिए समय में हम थोड़ा पीछे चलते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दुनिया को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये आज जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये किसी जमाने में एक ही सिंगल लैंडमास का हिस्सा थे, यानी एक ही सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। ये पैंजिया एक सुपर ओशन से कवर था, जिसे पैंथलासा कहते हैं। बाद में ये पैंजिया 2 हिस्सों में बढ़ गया, लॉरेशिया नॉर्थ में और गोंडवाना लैंड साउथ में, और इन दोनों के बीच में तेथिस सी का जन्म हुआ। बाद में इनके और अलग अलग टुकड़े हुए और वो धीरे धीरे मूव करते गए और आज के कॉन्टिनेंट्स बन गए। इन प्रोसेस में लाखों करोड़ों साल का समय गुजरा। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि ये मूवमेंट अब भी हो रही है। ये कॉन्टिनेंट्स हर साल कुछ सेंटीमीटर मूव हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अल्फ्रेड वेगनर इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। अपनी थ्योरी को प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने 4 मेजर एविडेंस दिए। सबसे पहला, जिगसॉ फिट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी अगर आप आज के वर्ल्ड मैप को ठीक से देखेंगे तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट लाइन बिल्कुल पजल के टुकड़ों की तरह फिट होते हैं, जैसे कभी ये एक साथ जुड़े थे। दूसरा एविडेंस, कुछ आइडेंटिकल फॉसिल्स, फॉर एग्जाम्पल मेसोसॉरस, जो कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में मिले हैं, और इन दोनों के बीच में अटलांटिक ओशन है और ये जानवर अटलांटिक ओशन पार नहीं कर सकते थे। इसके बाद जो तीसरा एविडेंस जो उन्होंने दिया, रॉक एंड माउंटेन्स की सिमिलैरिटीज। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका में जो पहाड़, चट्टाने या फिर माउंटेन रेंजेस है वो कंपोजिशन में एक ही जैसे है। और फोर्थ एविडेंस, पैलियोक्लाइमेट, यानी कुछ ठंडे क्लाइमेट में पाए जाने वाले प्लांट फॉसिल्स जैसे ग्लासोप्टेरस आज के वार्म रीजन में जैसे इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी मिले हैं, जो बताता है कि कभी वहां ठंडा क्लाइमेट या ठंडी जलवायु रही होगी। अब इन एविडेंस के बाद भी उस दौरान साइंटिफिक कम्युनिटी से वेगनर की इस थ्योरी को काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। इवेंचुअली उस टाइम साइंटिस्ट ने वेगनर की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के पीछे सबसे मेन रीजन था कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट। यानी अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट के लिए कोई सॉलिड प्रूफ या कोई मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कॉन्टिनेंट्स अगर मूव कर रहे हैं तो क्यों? इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन या कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं था। लेकिन समय के साथ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेगनर की इस थ्योरी को प्रमाण मिला, जिससे साबित हुआ कि वेगनर की थ्योरी सही थी, बस अधूरी थी। तो इसी के साथ हमने देखा 1912 में वेगनर ने कहा कि कॉन्टिनेंट्स एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का हिस्सा थे जो टूटकर अलग हुए, लेकिन उनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई क्योंकि मैकेनिज्म क्लियर नहीं था। 1940s और 50s के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नेवल ऑपरेशंस और एनिमी सबमरीन्स का पता लगाने लार्ज स्केल पर सोनार मैपिंग हुई, जिससे ओशन फ्लोर का डिटेल मैप बना और हमारी ओशन फ्लोर के अंडरस्टैंडिंग बदल गई। साइंटिस्ट ने ओशन के अंदर डीप ट्रेंचेस और मिड ओशनिक रीजेस डिस्कवर किए। उसके बाद 1960 में हैरी हेस ने
सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मिड ओशियनिक रीजेस यानी अंडर वाटर माउंटेन रेंजेस पर अर्थ की मेंटल लेयर से मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा होकर नई ओशियनिक क्रस्ट बनाता है। जब भी नई क्रस्ट की लेयर बनती है तो यह ओल्डर क्रस्ट को पुश करती है, बिल्कुल एक कन्वेयर बेल्ट की तरह, जिस वजह से सी फ्लोर कॉन्स्टेंटली मूव और एक्सपैंड होता है। 1960s के एंड में पैलियोमैग्नेटिज्म स्टडीज ने प्रूफ दिया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पास्ट में रिवर्स हुआ था और यह रिवर्सल ओशन फ्लोर में समय समय पर तैयार हुई नई क्रस्ट में रिकॉर्डेड है। फाइनली इन सभी एविडेंस के बेसिस पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तैयार हुई, जो 1967 और 68 के दौरान फुल्ली एक्सेप्ट हुई। तो क्या है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? आसान भाषा में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि अर्थ का आउटर शेल यानी जो लिथोस्फीयर है वो 7 मेजर और कुछ माइनर रिजिड प्लेट में डिवाइडेड है। ये प्लेट्स एस्टोनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है। अब ये एस्टोनोस्फीयर क्या है? तो एस्टोनोस्फीयर मेंटल लेयर के ऊपर है, जो मोल्टन रॉक का सेमी फ्लूइड लेयर है, और ये प्लेट हर साल कुछ सेंटीमीटर मूव करती है, कभी एक दूसरे की तरफ या कभी एक दूसरे से दूर या फिर कभी एक दूसरे के साइड बाय साइड। और इन प्लेट्स के बीच के जो जंक्शन है उनको प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं: डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज को जानते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, इसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे के साइड में स्लाइड करती है। फॉर एग्जांपल सैन एंड्रियास फॉल्ट, जो पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल में स्लाइड करने से तैयार हुआ है। सैन एंड्रियास फॉल्ट कैलिफोर्निया में है, जो सैन फ्रांसिस्को के करीब पैसिफिक ओशन से शुरू होकर सैन डिएगो और मेक्सिकन बॉर्डर तक जाती है। ये लगभग 1300 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज यानी इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो रही होती है। इस कारण मैग्मा ऊपर आता है और न्यू क्रस्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रीज, एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज जो नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट्स के सेपरेट होने से बनी है। आइसलैंड मिड अटलांटिक रीज के ऊपर ही सिचुएटेड है, जहां हम ये डाइवर्जेंट बाउंड्री सी लेवल के ऊपर यानी जमीनी सतह पर देख सकते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का ही एग्जाम्पल है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जिनमें प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती है, जहां एक प्लेट दूसरे की नीचे सबडक्ट होती है। इसका प्राइम एग्जाम्पल इंडियन और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन, जिसने हमारे हिमालयास को जन्म दिया। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज जो हमें खूबसूरत हिमालयास दिखते हैं, ये कभी यहाँ थे ही नहीं, बल्कि करोड़ों साल पहले यहाँ एक समंदर हुआ करता था। चलिए शुरू से समझते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि पैंजिया जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो एक सुपर ओशन पैंथालासा से कवर्ड था। जब पैंजिया ब्रेक हुआ तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में तेथिस सी का जन्म हुआ। इस गोंडवाना लैंड में इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका आपस में एक साथ जुड़े थे। जी हाँ, हमारा प्यारा भारत कभी अंटार्कटिका और अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। और लगभग 150 मिलियन साल पहले इंडिया का हिस्सा यानी इंडियन प्लेट अलग हो गई और नॉर्थ डायरेक्शन में हाई स्पीड से मूव करने लगी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंडियन प्लेट्स का जो स्पीड था वो 15 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर था, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिसाब से बहुत फास्ट होता है। आज से लगभग 50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। ये कोलिजन एकदम स्लो मोशन में हुआ, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि बीच का टेथिस सी क्लोज्ड हो गया। जो सेडिमेंट इस सी फ्लोर में जमा थे वो ऊपर उठने लगे और धीरे धीरे फोल्ड होने लगे और बनते गए हमारे हिमालयाज। क्योंकि दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थे, दोनों की डेंसिटी कम थी, इसलिए ये एक दूसरे के नीचे कंप्लीटली सबडक नहीं हुई, बल्कि फोल्ड होकर ऊपर उठती गई। इसी फोल्डिंग के वजह से माउंट एवरेस्ट जैसे पिक्स का निर्माण हुआ। हिमालय के रॉक्स में मरीन फॉसिल मिलते हैं, जो प्रूफ है कि ये एरिया कभी समंदर के अंदर था। हमें माउंट एवरेस्ट की रॉक्स में भी सी शेल्स मिलेंगे। अब हिमालयास तो बन गए, तो फिर क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, बल्कि इंडियन प्लेट अब भी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, लगभग
5 सेंटीमीटर पर ईयर, और इस मोमेंट की वजह से हिमालयाज हर साल थोड़े और ऊंचे होते जा रहे हैं और इसी वजह से इस रीजन में अर्थक्वेक्स कॉमन है, जैसे नेपाल का 2015 का भूकंप। अब तक हमने कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे कि ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आखिर मूव कैसे होते हैं। इन प्लेट्स का मूवमेंट होता है मैंटल कन्वेक्शन करंट की वजह से। इसे ऐसे समझिए, अर्थ के इंटीरियर में हीट जनरेट होती है। यह हीट मैंटल में मोल्टन रॉक्स यानी मैग्मा को मूव करती है, ऊपर आना, ठंडा होना, फिर नीचे जाना। इसे और आसान बनाते हैं, जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं। जब पानी गर्म होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर आता है, और ठंडा होता है और फिर नीचे जाता है, जिससे एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है। सेम चीज अर्थ के मेंटल में होती है, जिसमें डीप में मौजूद हीट मैग्मा को ऊपर राइज करती है और थोड़ा कूल होने के बाद वो मैग्मा फिर नीचे जाता है, जिससे एक कन्वेक्शन करंट बनता है। यही वो मेन फोर्स है जो माना जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करता है। इस कंप्लीट करंट मूवमेंट से प्लेट्स पुश या पुल होती है। इन प्लेट्स के मूवमेंट का जो एवरेज स्पीड है वो 2 से 10 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। ये सारे जियोलॉजिकल इवेंट्स ये बताते हैं कि अर्थ एक लिविंग प्लैनेट है, जिसमें हर समय कुछ न कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब जाते जाते हम सातों कॉन्टिनेंट्स के कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं और अंत में हम बात करेंगे दुनिया के 8वें कॉन्टिनेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्टिनेंट्स दुनिया के बड़े बड़े लैंड मासेस हैं जो समुद्र से या ओशन से अलग है। आज दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स माने जाते हैं, जिनमें एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। एशिया का एरिया 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बनाता है, और इस लैंडमास पर लगभग 4.7 बिलियन लोग रहते हैं, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% है। एशिया का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है। एशिया का लोवेस्ट पॉइंट डेड सी शोर है। अफ्रीका का एरिया 30.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इस कॉन्टिनेंट पर लगभग 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नील या फिर नाइल नदी यही है। सहारा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, वो यही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों अफ्रीका से गुजरते हैं। नॉर्थ अमेरिका का एरिया 24.71 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बनाता है। यहाँ लगभग 600 मिलियन लोग रहते हैं। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट देनाली है, जो एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है। मिसिसिपी मिजूरी रिवर सिस्टम नॉर्थ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है, और ग्रेट लेक्स यहाँ का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर लेक्स है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका की, जो दुनिया का 4th बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसका एरिया 17.84 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ लगभग 440 मिलियन लोग रहते हैं, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम अमेज़न रिवर यही है, और साथ ही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में ही है। साथ ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट अर्थ का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अंटार्कटिका जो एरिया वाइज 5th कॉन्टिनेंट है, जिसका एरिया 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ का 98% सरफेस आइस से कवर्ड है। यहाँ कोई परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, बल्कि यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 1000 से 5000 है, जिसमें मेनली साइंटिस्ट और स्टाफ मेंबर है। क्लाइमेट वाइज ये कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट है। अब बात करते हैं यूरोप की, जो 6th कॉन्टिनेंट है, और इसका एरिया 10.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ लगभग 750 मिलियन लोग रहते हैं, और यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्ब्रस है। अब बचा है ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम ओशनिया भी कहते हैं, जो एक कंट्री के साथ साथ एक कॉन्टिनेंट भी है। ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, एरिया और पॉपुलेशन दोनों में। इसका एरिया 8.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 44 मिलियन है, और दुनिया का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम ग्रेट बैरियर रीफ यहीं मौजूद है।
अब जाते जाते बात करते हैं दुनिया के 8वें कॉन्टिनेंट के बारे में, ज़ीलैंडिया। ज़ीलैंडिया को पहली बार 1995 में एक जियोलॉजिस्ट ब्रूस लैंडाइक ने नाम दिया, लेकिन उस टाइम इसको एक कॉन्टिनेंट नहीं माना गया था, बस एक सबमर्ज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला गया। लेकिन 2017 में न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने रिसर्च पब्लिश की जिसमें बताया गया कि ज़ीलैंडिया एक प्रॉपर कॉन्टिनेंट के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जिसके बाद अब भी इसे एक कॉन्टिनेंट के रूप में मेजॉरिटी एक्सेप्टेंस नहीं मिला है। यह साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में है, जो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में है। इसका विजिबल हिस्सा मेनली न्यूजीलैंड, न्यू कैलेडोनिया और नियर बाय स्मॉल आइलैंड्स है। बाकी 93% हिस्सा ओशन के नीचे छुपा है। ज़ीलैंडिया का टोटल एरिया लगभग 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो इंडिया का लगभग 1.5 टाइम्स है। यह एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। आज से लगभग 85 मिलियन साल पहले ज़ीलैंडिया गोंडवाना से अलग हुआ था, फिर प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट के वजह से स्लोली डूबता गया और आज मोस्टली ओशन के नीचे है। अभी भी इसकी मैपिंग शुरू है। तो आज हमने जाना कि हमारा प्लैनेट एक लिविंग प्लैनेट है जहां कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं और कॉन्टिनेंट्स अब भी मूव कर रहे हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग अगले 250 मिलियन सालों में ये कॉन्टिनेंट्स फिर से जुड़कर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे, जिसे कुछ लोग पैंजिया प्रॉक्सिमा या पैंजिया अल्टीमा कह रहे हैं। तो सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। थिंक हो।